नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए बात करते हैं कोशिका चक्र के बारे में। कोशिका चक्र क्या होता है? एक जनक कोशिका से अनेक सारी कोशिकाएं बनती है हमारे शरीर में। तो जनक कोशिका से संतति कोशिका के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है कोशिका चक्र। कोशिका चक्र की प्रमुख दो अवस्थाएं होती है। पहली होती है अंतरावस्था, दूसरी होती है विभाजन प्रावस्था। अंतरावस्था क्या होती है? देखिए, जब भी कोशिका विभाजित होगी तो सबसे पहले अपने आप को क्या करेगी? तैयार करेगी, विभाजन के लिए तैयार करना। तो इसे तैयारी की अवस्था भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सबसे पहले डीएनए, इसके अलावा आरएनए और इसके अलावा प्रोटीन, इन पदार्थों का क्या होता है? संश्लेषण होता है। कौन सी अवस्था में? अंतरावस्था में। इसीलिए इसे कहा जाता है तैयारी की अवस्था। फिर आता है विभाजन की प्रावस्था, यानी तैयार हो गई है तो उसके बाद में कोशिका क्या हो जाएगी? टूट जाएगी और दो पुत्री कोशिकाएं बन जाएगी। इसे कहा जाता है विभाजन प्रावस्था। तो समझते हैं इसको एक चित्र द्वारा। देखिए, इस चित्र में आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ से लेके ये कंटिन्यूसली यहाँ तक का जो समय है, ये समय कहलाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये संपूर्ण जो समय है, ये है अंतरावस्था। अंतरावस्था यानी कि इसके अंदर कोशिका क्या करती है? अपने आप को विभाजन के लिए तैयार करती है। तो इसके अंदर तीन कुल मिला के चीज़ें आती है। पहली चीज़ें आती है प्रथम वृद्धि काल। प्रथम वृद्धि काल में क्या होता है? कोशिका जो होती है वो डीएनए का संश्लेषण करती है। प्रथम वृद्धि काल में किसका संश्लेषण करेगी? डीएनए का संश्लेषण करेगी। फिर आता है द्वितीय वृद्धि काल, यानी एक तरीके से कहा जाए तो इसको कहते हैं जी फर्स्ट अवस्था। जी फर्स्ट अवस्था इसको कहते हैं एस प्रावस्था। एस प्रावस्था क्यों? क्योंकि संश्लेषण की अवस्था, सिंथेसिस अवस्था। और लास्ट में आती है, वो आती है G2 अवस्था। G2 अवस्था, तो ये जी फर्स्ट, जी सेकंड और ये एस प्रावस्था, तीन भागों में बंटी हुई है। जो संश्लेषित काल होता है एस प्रावस्था, इसके अंदर होता है प्रोटीन का संश्लेषण। इसका प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और लास्ट में जो जी सेकंड अवस्था आती है, उसके अंदर होता है आरएनए का संश्लेषण, आरएनए। तो यह तीन चीज़ें आई है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। इन तीनों चीज़ों का जो संश्लेषण करने की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहलाती है अंतरावस्था। फिर बचती है एक लास्ट अवस्था, जो कि कोशिका विभाजन का बहुत कम समय होता है, उसे कहा जाता है विभाजन की अवस्था। जब ये सारी चीज़ें तैयार हो जाती है तो कोशिका बिल्कुल कम समय में 5 से 10% समय के अंदर क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। संपूर्ण प्रक्रिया का सिर्फ 5 से 10% समय लेती है और कोशिका क्या हो जाती है? विभाजित होती है। आइए बात करते हैं अब इसको बिल्कुल अलग से और थ्योरेटिकल रूप से समझकर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में कोशिका का एक केंद्रक और कोशिका द्रव्य विभाजित होते हैं, परंतु ये दोनों पृथक पृथक प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में क्या क्या विभाजित होगा? एक तो केंद्रक विभाजित होगा, दूसरा कोशिका द्रव्य विभाजित होगा, और ये दोनों अलग अलग अवस्था में होगा। सबसे पहले जो होता है वो कौन सा होता है? केंद्रक विभाजित होता है। उसके बाद में कोशिका द्रव्य विभाजित होता है। तो बात करते हैं कैसे विभाजित होता है। तो इसके विभाजन की मुख्य रूप से दो अवस्थाएं हैं। पहला है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन का क्या तात्पर्य? देखिए, यह विभाजन उन कायिक कोशिकाओं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कायिक कोशिकाओं, उन कायिक कोशिकाओं में होता है। इस विभाजन से संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो जनक कोशिका के समान रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। समसूत्री विभाजन में जो संतति कोशिका होती है, संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो जनक कोशिका से समान रहती है, गुणसूत्रों की संख्या नहीं बदलती है। यह विभाजन समसूत्री विभाजन द्वारा शरीर की वृद्धि और शरीर के अंगों की मरम्मत होती है। इस विभाजन के द्वारा क्या होता है? एक तो शरीर की वृद्धि होती है। हमारा शरीर का जन्म से लेकर अभी तक जो निर्माण हुआ वो कौन से विभाजन के द्वारा हुआ? समसूत्री विभाजन के द्वारा हुआ। और अंगों की मरम्मत, कई बार टूट फूट हो जाती है, घाव हो जाता है, तो वहाँ से घाव भरने के लिए कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। कोशिका विभाजित होती है, वृद्धि करती है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और घाव भर जाता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक कोशिका से जब संतति कोशिकाएं बनेगी तो गुणसूत्रों की संख्या जो है, यहाँ अगर 46 है तो पुत्री कोशिकाओं में भी कितनी होगी? 46 ही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समसूत्री विभाजन के लिए कि इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब इसकी तीन अवस्थाएं होती है। तीन अवस्थाएं कौन कौन सी? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अंतरावस्था। तो अंतरावस्था हम पढ़ चुके हैं। अंतरावस्था को क्या कहेंगे? तैयारी की अवस्था। ये हम पढ़ लिया है। अंतरावस्था का अर्थ क्या होता है? तैयारी की अवस्था। क्यों तैयारी? क्योंकि इसमें क्या क्या होता है? एक तो आरएनए का संश्लेषण होता है, इसके अलावा डीएनए का संश्लेषण होता है, इसके अलावा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो अंतरावस्था कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में आती है केंद्रक विभाजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, केंद्रक जब कोशिका का विभाजित होता है तो ये प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी होती है। ये 4 चरण कौन कौन से? देखिए,
पहले आता है प्रोफेज, यानी कि इसको कहते हैं पूर्व अवस्था। दूसरा आती है मध्य अवस्था, इसको कहते हैं मेटाफेज। पश्चावस्था, इसको कहते हैं एनाफेज। और अंतिम अवस्था आती है, इसको कहते हैं टीलोफेज। तो इसको एक चित्र द्वारा समझते हैं कि ये अवस्थाएं किस प्रकार होती है। देखिए इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि पूर्व अवस्था जो है, पूर्व अवस्था में क्या होता है, पूर्व अवस्था में क्या होगा, यदि मैं बात करूं पूर्व अवस्था की, तो पूर्व अवस्था में क्रोमेटिन जालिका, जो क्रोमेटिन जालिका होती है, वो क्रोमेटिन जालिका किस में बदल जाती है, गुणसूत्र में बदल जाती है। किसमें? गुणसूत्र में बदल जाती है। और दूसरी आती है मध्य अवस्था। मध्य अवस्था में क्या होगा, जो दो तारक केंद्र थे, ठीक है, वो तारक केंद्रों से तर्कु तंतु का निर्माण होता है। और ये तर्कु तंतु क्या करते हैं, कोशिका को, ये गुणसूत्र जो है इनको अपनी ओर खींचते हैं। देखिए, ये देखिए, आप देख पा रहे हो डायग्राम के अंदर, ये तर्कु तंतु क्या करते हैं, इन गुणसूत्रों को अपनी ओर खींचते हैं। जब ये गुणसूत्रों को अपनी ओर खींचते हैं तो आगे आती है पश्चावस्था। तो क्या होगा कि जैसे मान के चलिए गुणसूत्र बनाए मैंने, ये गुणसूत्र है, तो गुणसूत्र के बीच वाला भाग होता है, इसको कहते हैं गुणसूत्र बिंदु। ये जो बीच में भाग होता है ये, इसको कहते हैं गुणसूत्र बिंदु। तो गुणसूत्र यहाँ से टूट जाता है, ठीक है। तो टूटने के बाद क्या होता है कि टूटे हुए भागों को देखो, टूटने के बाद में टूटे हुए भाग जो है बिल्कुल सही रूप से अभिविन्यासित होते हुए किसकी ओर जाते हैं, तारक केंद्र की ओर जाते हैं। और तारक केंद्र की ओर जाकर लास्ट में जो अंत्य अवस्था है, वहाँ पर दोनों आपस में जुड़कर वापस केंद्रक झिल्ली बना लेते हैं। और केंद्रक झिल्ली बनकर वापस क्रोमेटिन जालिका बना लेते हैं। और ये वापस क्रोमेटिन जालिका जब बन जाते हैं तो कोशिका क्या होती है, बीच में से विभाजित हो जाती है और दो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी रहती है, समान। तो ये हो गई पुत्री कोशिकाएं और ये हो गई मेन जनक कोशिकाएं। तो ये होता है समसूत्री विभाजन की संपूर्ण प्रक्रिया। बात करते हैं आगे। तो ये तो अभी हमने क्या पढ़ा, केंद्रक विभाजन पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका के अंदर जो पदार्थ होते हैं जिनको कोशिका द्रव्य कहा जाता है, उनका विभाजन कैसे होता है। तो देखिए, कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन जो जंतु कोशिका में होता है वो होता है विदलन विधि द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, जंतु कोशिका में कोशिका का विभाजन किस विधि द्वारा होता है, तो वो आएगा विदलन विधि द्वारा। विदलन विधि में क्या होता है, देखिए ये एक कोशिका है, इस कोशिका में केंद्रक विभाजित हो चुका है, हमने पढ़ लिया अभी जस्ट। केंद्रक विभाजित होने के बाद में क्या होता है, कोशिका के बीचों बीच में खांच बनती है। देखो एक खांच दिख रही है आपको, ये खांच, एक खांच बनती है और ये खांच समय के साथ आगे बढ़ती जाती है और आखिरकार में कोशिका को क्या करती है, दो भागों में तोड़ देती है और ये पृथक पृथक कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इसे कहा जाता है विदलन विधि। लेकिन ऊपर जो प्रक्रिया पड़ी वो पादप कोशिका में भी सेम होती है, लेकिन एक फर्क होता है। क्या फर्क होता है, फर्क ये होता है कि जब कोशिका द्रव का विभाजन होता है तो जंतु कोशिका में तो होता है विदलन विधि द्वारा, लेकिन पादप कोशिका में किस विधि द्वारा होता है, पटलिका विधि द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, पादप कोशिका में पटलिका विधि द्वारा ये विभाजन होता है। तो देखिए पादप कोशिका का डायग्राम बना हुआ है। पादप कोशिका में क्या होता है, बीच में एक सेल्यूलोज की परत बनती है, पहले थोड़ी फिर थोड़ी मोटी होने लगती है और आखिर में ये पादप कोशिका जो परत है ये बहुत मोटी हो जाती है ना, इस प्रकार। और कोशिका जो है वो अलग अलग भागों में टूट जाती है। इस विधि को कहा जाता है पटलिका विधि। ये जो अंदर परत बनती है किसकी बनती है, सेल्यूलोज की बनती है, इसे क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति। तो बीच में कोशिका भित्ति बन जाती है और ये कोशिका को दो भागों में तोड़ देती है। तो ये विभाजन कैसा हुआ, ये विभाजन हो गया पटलिका विधि द्वारा समसूत्री विभाजन। आइए बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। देखिए अर्धसूत्री विभाजन क्या है। अर्धसूत्री विभाजन जो है, देखो समसूत्री विभाजन में हमने क्या कहा था, गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन फिर क्या होना चाहिए। अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन कोशिकाओं में पाया जाता है और इस विभाजन के फलस्वरूप बनी संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो है जनक कोशिका की तुलना में आधी रह जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अर्थात मैं कहूँ कि जनक कोशिका में गुणसूत्र 46 है, तो जो पुत्री कोशिकाएं बनेगी संतति कोशिकाएं, उसके अंदर कितने हो जाएंगी, 23 गुणसूत्र रह जाएंगे। और ऐसा विभाजन कहाँ पाया जाता है, सिर्फ लैंगिक जनन में पाया जाता है, कई कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। लेकिन ये लैंगिक जनन में क्यों पाया जाता है, क्या कारण है इसका, तो इसका कारण क्या मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए बहुत अच्छे समझिए। इसका कारण ये है कि देखिए जब नर और मादा आपस में निषेचन की क्रिया करते हैं तो निषेचन की क्रिया के समय क्या होता है कि नर की जो कोशिका होता है शुक्राणु, उसके अंदर गुणसूत्र होते हैं 46 और मादा की कोशिका होता है अंडाणु, जिसमें भी गुणसूत्र होते हैं 46। जब ये अंडा शुक्राणु जो है वो अंडाणु में प्रवेश कर जाता है तो जो अंडाणु है उसके अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, 92 कोशिका 92 हो जाती है। अब मुझे बताओ यदि इसी से शिशु का निर्माण हो जाए तो शिशु के अंदर गुणसूत्र कितने होंगे, 42। लेकिन इस धरती पर जितने भी 92 इस धरती पर जितने भी व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, उन सब में गुणसूत्र कितने होते हैं,
46 होते हैं। इसका मतलब 92 गुणसूत्र वाला जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसके फिर बच्चे होंगे तो वो उसके भी डबल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा गुणसूत्र कितने रहते हैं? 46 रहते हैं। इसीलिए यहाँ अर्धसूत्री विभाजन होना जरूरी है। अर्धसूत्री विभाजन क्या करेगा? इन गुणसूत्रों को फिर आधा आधा कर देगा, तो आधा इधर आधा इधर, यानी इधर भी 46 गुणसूत्र और इधर भी 46 गुणसूत्र। अब ये विभाजित होने के बाद में वापस कौन सा विभाजन शुरू हो जाता है? समसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है। जनक कोशिका में सिर्फ एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसके बाद में कौन सा विभाजन चलता है? समसूत्री विभाजन चलता है। तो ये कारण होता है इसका कि क्यों अर्धसूत्री विभाजन हमारे शरीर के लिए या हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका कारण क्या हो गया कि गुणसूत्रों की संख्या जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी कैसी रखनी है? समान रखनी है। और पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या यदि समान रखनी है तो कौन सा विभाजन जरूरी है? अर्धसूत्री विभाजन जरूरी है, वरना क्या होगा? गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो उसकी कुछ विशेष पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी समान बनी रहती है। देखिए बात समझा दी मैंने। जीन विनिमय की घटना से आनुवांशिक गुणों में नए नए संयोग बनते हैं और आनुवांशिक विभिन्नता उत्पन्न होती है, जो कि जैव विविधता का आधार है। आपको पता है शुक्राणु इधर से कुछ गुण लेकर आएगा और इधर अंडाणु के कुछ गुण हैं, तो ये दोनों गुण आपस में मिलेंगे तो जीन का क्या होगा? जीन का आदान प्रदान होगा, है ना। सूक्ष्मतम इकाई, अनुवांशिक की सूक्ष्मतम इकाई जीन होती है। जब जीन का आदान प्रदान होगा तो उस शिशु के अंदर कुछ माता के गुण आएंगे, कुछ पिता के गुण आएंगे, और संतान के अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगी? विभिन्नता उत्पन्न हो जाएगी। वो एग्जैक्ट अपने माता पिता के समान नहीं रहती है, और यही जैव विकास का आधार है। विभिन्नता होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं। अब जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये भी दो प्रकार का होता है। अर्धसूत्री विभाजन दो प्रकार का कौन कौन सा होता है? देखिए, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। देखिए ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम मैंने अभी कहा था कि शरीर के अंदर जनक कोशिकाओं में एक बार होता है विभाजन अर्धसूत्री, उसके बाद क्या होता है? समसूत्री। तो दो विभाजन हो गए, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और दूसरा जो समसूत्री होता है उसी को नाम दिया अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। तो पहले बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के बारे में। यह विभाजन समसूत्री विभाजन के समान होता है, लेकिन संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें 4 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? देखिए, पूर्वावस्था प्रोफेज फर्स्ट, मध्यावस्था मेटाफेज फर्स्ट, पश्चावस्था एनाफेज फर्स्ट और अंत्यावस्था यानी टेलोफेज फर्स्ट। यहाँ फर्स्ट क्यों लगाया? क्योंकि अभी हम कोशिका विभाजन अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये अवस्थाएं वापस आने वाली है। तो वहाँ क्या लगाएंगे? वहाँ लगाएंगे पूर्वावस्था सेकंड, मध्यावस्था सेकंड, पश्चावस्था सेकंड और अंतिम अवस्था सेकंड। इसलिए तो पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंतिम अवस्था ये मैंने आपको समझा दिया। तो सीधा लौटते हैं द्वितीय विभाजन, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। ये एक बार अर्धसूत्री विभाजन होने के पश्चात समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। ये मैंने आपको समझा दिया था। मैंने क्या कहा था? शरीर के अंदर अर्धसूत्री विभाजन जो है वो कितनी बार होता है? सिर्फ एक बार होता है। अर्धसूत्री विभाजन एक बार होने के बाद में वापस विभाजन कौन सा चलेगा? समसूत्री विभाजन चलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गुणसूत्र आधे हो गए तो अब कोई काम नहीं है। अब कोशिकाओं का काम है शरीर का निर्माण करना, और शिशु का समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिका वृद्धि होती है, कोशिका विभाजन होता रहता है और शिशु का संपूर्ण निर्माण हो जाता है। तो शिशु जन्म लेता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 46 होगी। शिशु बड़ा होकर जब उसकी भी संतान होगी तो उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 46, क्योंकि मनुष्य में, व्यक्ति में सिर्फ एक बार अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। हम सभी का निर्माण जो है एक बार अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। उसके बाद लाइफ में हमेशा कौन सा विभाजन चलता है? समसूत्री विभाजन चलता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।